हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 31 दिसंबर 2021 का। कुछ क्वेश्चंस इसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख लें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक पेज है, इंस्टा ID है और टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उपजाऊ जमीन है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। हालांकि बेमौसम बारिश से खेतों में पानी भर गया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को राहत मिली है कि उनके पास अगले कुछ महीनों के लिए अनाज है। सबसे अधिक संभावना है कि वह निम्नलिखित के परिवार से संबंधित है। तो मैंने पॉलिटी में आपको ये टॉपिक अच्छे से कराया है, जहाँ पर मैंने बताया था कि छोटे किसान कौन से होते हैं, बड़े किसान कौन से होते हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो होते हैं या फिर खेतीहर मजदूर जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हैं बड़े किसान। बड़े किसान क्यों हैं? आप जमीन, तो इनके पास 15 एकड़ उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ का मतलब है कि वहाँ पर खेती होती है। तो अब इन्होंने देखो कर्ज भी लिया था, तो और इनकी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई तो इससे इन पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से इन पर ज़्यादा कोई कर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये छोटे किसान होते और 2 एकड़ ज़मीन के मालिक होते तो यहाँ पर इनके कर्ज में डूबे रहने की संभावना ज़्यादा होती। तो यहाँ पर इनके पास थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। अगर इनकी फसल भी बर्बाद हो जाती है तो ये ज़्यादा प्रभावित उससे नहीं होते हैं, इनको ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। ये फिर उससे सर्वाइव कर पाएंगे अगर ये बड़े किसान हैं, इनकी ज़मीन ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास और भी काम रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन से ही गुजारा चलता है, और ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा है तो ज़मीन से उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में हो जाता है। तो ये हैं बड़े किसान। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं चैप्टर को, तो मेरे पॉलिटी की क्लासेस देख लें, उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर अगर बात करें हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की, तो इसके लिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसमें एक तरह से हम बात करेंगे कि जो पिता की संपत्ति है, इसमें बेटे और बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया गया है, जो कि पहले सिर्फ बेटों को मिलता था, लेकिन अब बेटे और बेटी दोनों को ही इसमें हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ पत्नी को भी इसमें हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में, तो 2nd ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों की सहकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वीवर्स कॉर्पोरेटिव के बारे में हमें स्टेटमेंट बताना है, कौन सा यहाँ पर सही रहेगा। तो इन चारों स्टेटमेंट में से अगर हम करेक्ट चुने तो ये 4th ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, A और D। तो यहाँ पर A और D की बात करें तो देखो, बुनकर जो कॉर्पोरेटिव्स होती हैं, ये वीवर्स कॉर्पोरेटिव जो होती हैं, ये व्यापारियों पर निर्भरता कम करती हैं और बुनकरों के लिए उच्च आय लाने में मदद करती हैं। जो बुनकरों को कम पैसा मिल पाता है अगर ये किसी व्यापारी को कपड़ा बेचते हैं, तो ये चीज़ें ये कम करती हैं। तो वीवर्स कोऑपरेटिव्स जो हैं एक तरह से मदद करती हैं बुनकरों को उचित प्राइस दिलाने में, मतलब हायर इनकम दिलाने में, जो कि उनको व्यापारियों से मिलती थी। व्यापारियों से उनको कम पैसा मिलता था, जिसमें इनकी मेहनत भी वसूल नहीं हो पाती थी। और D है, इसमें सहकारी समितियां विक्रय में शामिल हैं। जो ये सहकारी समिति होती हैं, ये बेचने का काम भी करती है। जो मटेरियल होता है, कपड़े जो होते हैं जो बुने जाते हैं बुनकरों के द्वारा, इसको ये बेचने का काम भी करती हैं। तो A और D यहाँ पर सही हो जाएगा, B और C यहाँ से हट जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देखें, बुनकर सहकारी संस्थाएं एक तरह से वो होती हैं कि जो एक ही तरह के लाभ वाले लोग हैं, वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि उनको उसी से रिलेटेड काम करना होता है। और इसमें अगर हम बात करें बुनकरों को क्या लाभ होता है इन सहकारी समितियों का, बुनकर होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं धागे से, तो ये क्या होता है कि वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं, सूत व्यापारी से सूत ले लेते हैं ये, और इसे बुनकरों के बीच बांट देते हैं। ये सहकारी समितियाँ जो होती हैं, और सहकारी संस्था विक्रय का काम भी करती है। फिर ये बुनकरों से उचित दाम दे करके कपड़ा खरीदती हैं और उस कपड़े को बेचने का काम भी ये करती हैं। तो व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है। जो ज़्यादा कमीशन इसमें लेता था, मतलब कि बुनकरों को उतना फ़ायदा इसमें नहीं मिलता था, तो बुनकरों को इसमें कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। और कई बार सरकार भी इन समितियों से, कॉर्पोरेटिव से
कपड़ा ले लेती है, क्योंकि सरकार को बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनके लिए कपड़ा चाहिए होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिफॉर्म योजना आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं तो उसमें फ्री में यूनिफॉर्म दी जाती है। तो ये इसी तरह की जो कॉरपोरेटिव्स होती हैं उनसे ये कपड़ा लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और स्कूल में फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक लोकतांत्रिक देश सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ है। तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यहाँ पर क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 4, 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद मतदान करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, मतलब उसका जो कास्ट है, धर्म है, उसका कुछ भी हो, और चाहे उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो कम कमाता हो, ज़्यादा कमाता हो, तो कुछ भी बैकग्राउंड हो उसका, उससे मतलब नहीं है। अगर वो 18 साल का है या फिर 18 साल से ऊपर का है तो उसको मतदान का अधिकार है, या तो फिर वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था वोटिंग का। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी पहले जो कि अब बदल चुकी हैं, तो अब सभी को वोटिंग का राइट है 18 साल या फिर उससे ऊपर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों और लड़कियों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए कुछ विषयों को चुनने के लिए सामाजिक बनाया जाता है, इसीलिए नहीं कि उनमें इसके लिए योग्यता है। मतलब कहने का ये है कि कुछ सब्जेक्ट चुनने के लिए उनको कहा जाता है फैमिली के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू। तो मतलब ज़्यादातर तो फैमिली का ही प्रेशर रहता है कि जैसे लड़के हैं तो उनको साइंस साइड लेनी है, लड़कियां हैं तो उनको आर्ट साइड लेनी है, इस तरह का दबाव एक तरह से बनाया जाता है। और बल्कि इसलिए ये करा जाता है कि वे आंतरिक हैं और विशिष्ट अनुशासन का चयन करने के लिए हैं, यानी कि लड़कियों के आधार पर अलग से सब्जेक्ट डिसाइड किए जाते हैं कि लड़कियां हैं तो इस फील्ड में जाएंगी, लड़कियां हैं तो टीचिंग के फील्ड में जाएंगी, या तो फिर जो लड़कियों के लिए फील्ड्स बने हैं उनमें जाएंगी, और जो बॉयज़ हैं वो इंजीनियरिंग करेंगे या फिर कोई ऐसा फील्ड चुनेंगे जो कि बॉयज़ के लिए है। तो ऐसा किया जाता है और उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कहा जाता है कि आपको ये चुनना है। तो इसे किस रूप में देखा जा सकता है, यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको देखा जाता है स्टीरियोटाइप के रूप में, रूढ़िबद्धता है ये, जो कि हमने एक तरह से उनको लड़के और लड़कियों को एक तरह से एक उसमें बांध दिया है, उसमें कहेंगे हम एक रास्ता उनके लिए तय कर दिया है कि अब इनको इसी रास्ते पर चलना है, लड़के हैं तो ये काम करना है और लड़कियां हैं तो ये काम करना है। तो इसको जेंडर से भी जोड़ करके देखा जाता है, एक तरह से जेंडर रूढ़िबद्धता भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूढ़िबद्धता दिया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार विधेयक में निम्नलिखित बाल अधिकार पढ़ें। तो बाल अधिकार के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकारों के पूरक हैं, यानी कि इसे पूरा करते हैं ये वाले आर्टिकल्स। ऑप्शंस में दिए हैं यहाँ पर और स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है और इसका आंसर करना है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये इनको पूरा करते हैं ये वाले आर्टिकल्स, आर्टिकल 21 और 19। यहाँ पर देखो दिया है, मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सभी का दायित्व है कि सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर जो एजुकेशन का अधिकार है वो कई आर्टिकल्स हैं जिसमें किसी न किसी तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पर ये आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं और ये इससे भी कनेक्टेड हैं, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। दूसरा है, मुझे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और हर किसी की जिम्मेदारी है वह दूसरों की बात सुने। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अभिव्यक्ति या फिर वाक स्वतंत्रता की, जो कि आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरह से ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये इनको पूरे करते हैं ये वाले अधिकारों को। तो यहाँ पर देखो मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये जो आर्टिकल्स इसमें ऑप्शंस में दिए हैं और ये जो यहाँ पर दिए हैं इन दोनों को ही ले लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आर्टिकल 12 में क्या दिया है, आर्टिकल 12 में दिया है राज्य की परिभाषा। अब आप कहेंगे राज्य का उससे क्या लेना देना, अभी बताती हूँ इसका क्या कनेक्शन है उससे। यहाँ पर राज्य की परिभाषा क्या दी हुई है कि राज्य जो जैसे हम कह देते हैं ना भारतीय राज्य या फिर राज्य एक तरह से सिर्फ स्टेट का को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है। राज्य एक तरह से संस्था हो गई, हमारी जो गवर्नमेंट संस्था है उसको हम एक तरह से राज्य कहकर संबोधित करते हैं। तो राज्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं एक तो भारत की सरकार जो है राज्य के अंतर्गत आती है, संसद भी राज्य में शामिल है, या फिर राज्यों की जो सरकार होती है जो विधानमंडल होती है ये भी राज्य के अंदर आती है, या फिर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
या भारत सरकार के नियंत्रण में जो जो संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हम कहते हैं, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आती है, या तो फिर अन्य प्राधिकारी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं सारी, वही सभी क्या आती हैं, राज्य के अंदर आती हैं। तो एक तरह से जो राज्य की परिभाषा है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इसमें क्या दिया है कि राज्य जो है मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने, इसीलिए ये आर्टिकल जो है उससे कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ हम बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो बाल अधिकार भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी कानून, अब देखो वो कानून या तो ब्रिटिश के टाइम का हो, क्योंकि पहले के कुछ कानून अभी भी चलते आ रहे हैं, या तो फिर वो ब्रिटिशर्स के बाद का हो, जब संविधान हमारा बना था, संविधान के बाद के कानून हो। तो दोनों में से कोई भी कानून हो, तो यदि वो कानून, चाहे वो पहले बने हुए कानून हो, चाहे वो अभी बाद में बने हुए कानून हो, मौलिक अधिकारों से पहले वाले कानून भी, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, मौलिक अधिकारों को खत्म करते हैं नागरिकों के, तो वो कानून अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार से ऊपर कुछ नहीं है। मौलिक अधिकारों का अगर कोई कानून हनन करता है, वो चाहे पहले बना हुआ कानून ही क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा। तो उसके ऐसे कानून को क्या माना जाएगा, अमान्य, इनवैलिड हो जाएगा वो कानून अपने आप ही जो मौलिक अधिकारों को हनन करेगा। तो आर्टिकल 13 ये कहता है। आर्टिकल 19 और 21 यहाँ पर दिए हैं। देखो 19 में क्या कहा गया है, यह है एक तरह से स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति शामिल है, यानी कि आप अपने अधिकार, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहते तो आप चुप रह सकते हैं, या फिर आप अपने विचारों को रख सकते हैं, किसी की आलोचना कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी सही शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है, उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप किसी को जाति के आधार पर कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ चीज़ें हैं जो कि सरकार ने बैन की हुई है, मतलब एक तरह से संविधान में वो बैन की हुई हैं कि वो चीज़ें आप नहीं बोल सकते। वाक और स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे, आपके विचार आपको व्यक्त करने का अधिकार है इसमें। तो आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जैसे कि लाइफ का जो हमारा अधिकार है वो कोई नहीं छीन सकता। साफ, उसमें भी साफ हवा हमें मिलनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए। मान लो कोई फैक्ट्री हमारे आसपास है, वो धुआं फेंक रही है, या तो फिर वो पानी को प्रदूषित कर रही है, रसायन फैला रही है उसमें, तो वो भी एक तरह से उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन जीने के अधिकार को क्या करे, ख़त्म कर रही है, क्योंकि हमें बीमारियाँ होंगी। हमारा जो स्वस्थ शरीर है वो भी एक तरह से हमारा मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर 21 में ये चीज़ें दी हुई है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर है इसी में ही आर्टिकल 21A ये क्लाउज जोड़ा गया है। तो यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जो कि बच्चों के लिए ही है। तो बच्चों से रिलेटेड ही ये आर्टिकल्स हैं, और कुछ आर्टिकल्स बड़ों से रिलेटेड भी हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसमें कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये 86वां जो संविधान संशोधन था 2002, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। कभी कभी संविधान संशोधन के बारे में पूछ लिया जाता, कौन सा अमेंडमेंट था ये, तो ध्यान रखेंगे ये था 86वां। आर्टिकल 23 और 24 भी यहाँ पर है। आर्टिकल 23 और 24 बात करते हैं किसके बारे में। 23 में अगर हम बात करें तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है, यानी आपने किसी से काम करवा लिया और उसको पैसे नहीं दिए। इसके अलावा अगर आप इंसान की ट्रैफिकिंग करते हैं, लोगों को बेचते हैं, आप जैसे बच्चों को किडनैप करके बेचते हैं, या फिर लड़कियों को बेच देते हैं, या फिर वैश्यावृत्ति जो है वो सभी इसी में आती है आर्टिकल 23 में। तो ये भी एक तरह से निषेध है, ये आप नहीं कर सकते। और आर्टिकल 24 जो है ये कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को हम काम पे नहीं लगा सकते फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि जोखिम रहता है, उनकी जान को खतरा होता है और हानिकारक काम भी उसमें हो सकते हैं। तो इसलिए 14 वर्ष से कम के बच्चों को हम कारखानों में नहीं लगा सकते काम पर। और इसके बाद आता है जो आर्टिकल 28 दिया हुआ है, ये है धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, धार्मिक समता से रिलेटेड। तो यहाँ पर राज्य के शिक्षण निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी राज्य जिनको फंडिंग करता है, राज्य से रिलेटेड जो हम कह सकते हैं स्कूल्स भी हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, तो उनमें क्या है, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो राज्य से जुड़े हुए हैं। अब राज्य ही अगर, क्योंकि राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो हमारी हम कहेंगे हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो हम किसी धर्म, एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो इसी वजह से ये इसमें कहा गया है कि राज्य के जो शिक्षण निकाय हैं
उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को राज्य इक्वल मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करती है? तो यहां पर अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। राज्य में देखो सत्ता में कोई भी हो, कोई भी पार्टी रूल कर रही हो, वो नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार एज इट इज़ बने रहेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आती रहे। तो गवर्नमेंट अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इन अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा क्या कौन करता है? मौलिक अधिकार जो है वो रक्षा करती हैं नागरिकों की। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए वो मनमानी नहीं कर सकती, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की शक्ति है यदि यह मानता है कि ये संविधान की संरचना का उल्लंघन करते हैं, ये कहा जाता है। तो देखो न्यायपालिका को अगर लगता है कि जो संविधान की संरचना है, संरचना से मतलब वही जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होगा और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ये पालन नहीं कर रहा है ये कानून, तो उसको न्यायपालिका रद्द कर सकती है और ये शक्ति न्यायपालिका के पास है। इस शक्ति को एक नाम दिया गया है और वो है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू इसको कहा जाता है, जो न्यायपालिका के पास ये कानून रद्द करने की शक्ति है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर देखें तो वही है कि न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है यदि यह मानता है कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। मूल ढांचा जो संविधान निर्माताओं ने बनाया था और उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो वही होता है मूल ढांचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016? तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम से रिलेटेड है पहला ऑप्शन कि सरकार विशेष स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उसमें विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस अधिनियम से रिलेटेड और पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कम अधिकार मिलेंगे। तो ये एक्ट जो है जिसमें ये सब चीज़ें कही गई हैं, ये है 2016 वाला एक्ट। तो इसमें सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाकी लोगों से पीछे रह जाएं, इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सरकार को इनको मुफ्त जो है शिक्षा प्रदान करनी है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है और विकलांग बच्चों को मुख्य धारा के स्कूलों में शामिल करना है। जो हमारे मेन स्कूल होते हैं उनमें भी ये बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें एडमिशन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में ही ये पढ़ेंगे। इसके अलावा भवनों, स्कूलों आदि सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनकी पहुंच होनी चाहिए। यानी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो कुछ इस तरह से बनाए जाने चाहिए कि जो ये लोग हैं ये खुद से ही जा सकें। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, तो इस तरह से नहीं ये तस्वीर होनी चाहिए। यहाँ पर इनको रैंप देना चाहिए जिससे जो इनकी ये व्हील चेयर होती है इससे ये खुद ही चल करके जा सकें। अब देखो ये लोग जो इसको उठा करके लेकर आ रहे हैं, इससे खुद में ये फील करेंगे कि हम दूसरों की तरह नहीं चल सकते और दूसरों की तरह हम नहीं हैं। तो इससे क्या होगा, इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो उसके लिए इन्हें रैंप प्रदान किए जाने चाहिए। रैंप होता है एक तरह से वो एरिया, मतलब इस तरह का कुछ फ्लैट सा एरिया होता है, सीढ़ियों के साथ साथ बना हुआ होता है, जिसके थ्रू ये अपनी व्हील चेयर से ही ऊपर जा सकते हैं। किसी भी जगह पर जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये पहुँच सकते हैं। तो ये जो सुविधा है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का सटीक वर्णन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, एक कीटनाशक उत्पादन संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव। तो यहाँ पर क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप जानते ही होंगे, 1984 में हुई थी। एक कीटनाशक उत्पादन वाली कंपनी थी जहाँ पर ये जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी, लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो गई, बहुत से लोगों की जान गई थी। तो ये जो है यहाँ पर ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि आपको अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।